नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 एनसीईआरटी हिस्ट्री का 12वां चैप्टर औपनिवेशिक शहर। इसमें अब तक हमने मुगलों के काल में शहरों के, औपनिवेशिक काल के शुरुआत में शहरों के, बाद में किन किन शहरों का विकास हुआ, किन का पतन हुआ, रेलवे का योगदान, ये काफ़ी कुछ पढ़ा था। जो इसका लास्ट वीडियो था उसमें भी मैंने आपको कलकत्ता और मद्रास के बारे में काफ़ी विस्तार से बताया था। आज सिर्फ एक टॉपिक बचा है हमारा, जो कि बम्बई का शहर है। उसमें किन स्थापत्य शैलियों का इस्तेमाल किया गया, कैसी कैसी बिल्डिंग्स बनाई गई, तो वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसमें काफ़ी सारे छोटे बड़े प्रश्न बनते हैं जिनको हमें ध्यान से देखना है। तो सिर्फ ये वैसे आसान है, समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कुछ टर्म्स हैं जिसको आपको ध्यान से सुनना है और फिर आपको ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आपके आसानी से इसमें आप पूरे अंक प्राप्त कर पाएंगे। बम्बई में भवन निर्माण। यदि इस शाही दृष्टि को साकार करने का एक तरीका नगर नियोजन था, तो दूसरा तरीका यह था कि शहरों में भव्य इमारतों के मोती टांक दिए जाएं। भव्य इमारतों के मोतियों से मतलब है आपका कि बड़ी बड़ी इमारतें जो दूर से ही दिखाई दे जाएं। इसके बारे में और भी जानकारियां नीचे दी गई हैं। शहरों में बनने वाली इमारतों में किले, सरकारी दफ्तर, शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक इमारतें, स्मारकीय मीनारें, व्यावसायिक डिपो, यहाँ तक कि गोदियां और पुल कुछ भी हो सकता था। यानी किसी भी प्रकार की इमारतें हो सकती थी। गोदियां यहाँ पर बार बार नाम आ रहा है। गोदी का मतलब आप इंग्लिश में इसको डॉक कहेंगे। बंदरगाह पर जहाँ पर किनारे पर आकर जहाज जहाँ खड़े होते हैं, जहाँ से उन पर सामान लादा या उतारा जाता है या जहाँ उनकी मरम्मत की जाती है, उसको आप डॉक कहेंगे, गोदी कहेंगे। बुनियादी तौर पर ये इमारतें रक्षा, प्रशासन और वाणिज्य जैसी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती थी, लेकिन ये साधारण इमारतें नहीं थी। इमारतें सामान्यतः किसके लिए बनती थी? रक्षा के लिए, जैसे किले वगैरह, प्रशासन संभालने के लिए जो ऑफिस वगैरह के लिए बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, व्यापार करने के लिए व्यावसायिक डिपो वगैरह बनाए जाते थे, तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति करती थी। अक्सर ये इमारतें शाही सत्ता, राष्ट्रवाद और धार्मिक वैभव जैसे विचारों का प्रतिनिधित्व भी करती थी। यानी ऐसी बिल्डिंग्स भी वो बनाया करते थे जानबूझ के, अपने किले वगैरह या उनके संस्थान की भारतीयों को ये दिखाई दे कि अब सत्ता किसकी है। यूरोपीय शैली में वो बनी इमारतें देखकर लोग सहसा ही ये समझ पाएंगे कि अब हमारे शासक मुगल नहीं है या उनके जो स्थानीय रूलर्स हैं वो नहीं है, अब हमारे शासक ब्रिटिशर्स हैं और ये उनकी बिल्डिंग्स हैं। तो ये भी वो दिखाने की कोशिश करते थे। उनके जो चर्च वगैरह हैं उसके माध्यम से वो अपने धर्म को प्रस्तुत करने का प्रयास किया करते थे। तो ये धार्मिक वैभव हो, चाहे शाही सत्ता हो, राष्ट्रवाद हो, इन विचारों का प्रतिनिधित्व किया करती थी। आइए देखें कि बंबई में इस सोच को अमली जामा किस तरह पहनाया गया, यानी ये व्यवहार में किस प्रकार से लाया गया, किस प्रकार से इन जो सोच है अंग्रेजों की उसको कार्यान्वित किया गया। शुरुआत में बंबई 7 टापुओं का इलाका था। मैंने आपको पहले भी समझाया था और उन 7 टापुओं के नाम भी मैंने आपको बताए थे। बॉम्बे, मझगांव, पारेल, माहिम, वर्ली, कोलाबा, ओल्ड वुमेन्स आइलैंड, या इसको लिटिल कोलाबा भी कहते थे। इन 7 को मिलाकर 1690 से लेकर 1838 के दौरान इनको मिलाया गया और एक पूरा आज का जो आप मुंबई से जानते हैं वो मुंबई बन गया। तो मुंबई 7 टापुओं का इलाका था। जैसे जैसे आबादी बढ़ी, इन टापुओं को एक दूसरे से जोड़ दिया गया ताकि ज़्यादा जगह पैदा की जा सके। इस तरह आखिरकार ये टापू एक दूसरे से जुड़ गए और एक विशाल शहर अस्तित्व में आया। मुंबई औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी थी। आज भी भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है मुंबई को। पश्चिमी तट पर एक प्रमुख बंदरगाह होने के नाते यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था, क्योंकि उस काल में भी आप देखें या आज भी देखें तो बंदरगाह वाले शहरों का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ज़्यादातर समुद्र के रास्तों से ही होता है। 19वीं सदी के अंत तक भारत का आधा निर्यात और आयात बंबई से ही होता था। इस व्यापार की एक महत्वपूर्ण वस्तु अफीम थी। अफीम का व्यापार देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। एक तो अफीम का निर्यात ईस्ट इंडिया कंपनी किसको करती थी? चीन को। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से चीन को अफीम का निर्यात करती थी, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय व्यापारी और बिचौलिए इस व्यापार में हिस्सेदार थे और उन्होंने बंबई की अर्थव्यवस्था को मालवा, राजस्थान और सिंध जैसे अफीम उत्पादक इलाकों से जोड़ने में मदद की। यानी अफीम के उत्पादन में अग्रणी जो स्थान है वो कौन से थे? तो आप याद रखेंगे मालवा, राजस्थान और सिंध जैसे। यहाँ से अफीम उगवाई जाती थी और फिर बंबई के बंदरगाह के रास्ते से होते हुए उसको चीन भेज दिया जाता था। कंपनी के साथ यह गठजोड़ उनके लिए मुनाफे का सौदा था। कौन किन के लिए? भारतीय व्यापारियों के लिए। और इससे भारतीय पूंजीपति वर्ग का विकास हुआ। बंबई के पूंजीपति वर्ग में कई समुदायों के लोग थे। उनमें पारसी थे, मारवाड़ी थे, कोंकणी मुसलमान थे, गुजराती बनिए थे, बोहरा समुदाय के थे, यहूदी थे, आर्मीनियाई थी और भी विभिन्न समुदायों के लोग थे जो कि पूंजीपति वर्ग में आते थे। जैसा कि आपने पीछे पढ़ा है अध्याय 10 में, जो उपनिवेशवाद और देहात,
जो इस बुक का पहला चैप्टर था और वैसे 12वीं की किताब का 10वां चैप्टर है। जब 1861 में अमेरिकी गृह युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका के दक्षिणी भाग से आने वाली कपास अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आना बंद हो गई। इससे भारतीय कपास की मांग पैदा हुई, जिसकी खेती मुख्य रूप से दक्कन में की जाती थी। भारतीय व्यापारियों और बिचौलियों के लिए यह बेहिसाब मुनाफे का मौका था। जैसे आपने इसी बुक के पहले चैप्टर में पढ़ा होगा कि 1861 से लगभग 64 के बीच में जब अमेरिका में गृह युद्ध चला तो वहां से कपास की आपूर्ति इंग्लैंड के लिए बंद हो गई। तो भारत से उन्होंने लगभग सारी कपास, पहले वहां से लगभग 3/4 लगभग 75% कपास वो अमेरिका से मंगवाते थे। अब इन 3-4 सालों के दौरान अमेरिका से कपास मिलनी बंद हो गई तो उन्होंने भारतीयों को खूब प्रोत्साहित किया, बहुत ज़्यादा मतलब एडवांस पैसे भी दिए जाते थे। पहले चैप्टर में खूब विस्तार से उसमें दिया गया है। तो इस दौरान भारत में कपास का उत्पादन खूब बढ़ा, कपास की कीमतें भी खूब बढ़ी और बहुत ज़्यादा पैसे व्यापारियों ने कमाए। तो ये और कपास का मुख्य इलाका कौन सा था? ये जो काली मिट्टी जहां पर पाई जाती है दक्कन के इलाके में, वहां कपास सबसे ज़्यादा होती थी। 1869 में स्वेज नहर को खोला गया, जिससे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बंबई के संबंध और मजबूत हुए। स्वेज नहर, स्वेज कैनाल इसको बोलते हैं। 1869 में इसको सबके लिए खोल दिया गया, यानी जहाज वहां से अब आ जा सकते थे आसानी से। और ये नहर उस समय उस पर मतलब उस जो कंपनी बनाई थी स्वेज कैनाल कंपनी, उसमें ज़्यादातर फ्रांस के भी शेयर थे और तुर्कों का उसमें हाथ था ही। इसके अलावा बाद में ब्रिटेन के भी उसमें शेयर थे। और 1956 में मिस्र ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। तब ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने उस पर आक्रमण करने का भी कोशिश किया था। काफ़ी सारी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बातें हैं वो। तो ये 2 डेट आपको स्वेज नहर के मामले में याद रखनी होती हैं। एक तो 1869 में इसको खोला गया यातायात के लिए और 1956 में मिस्र द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। यानी ये नहर किसकी हो गई फिर? मिस्र की। हालांकि वो एक चार्ज लेते हैं और उसके बदले में सारी दुनिया के जहाज़ों को वहाँ से जाने देते हैं, लेकिन वहाँ फीस ली जाती है। तो 1869 में स्वेज नहर को खोला गया। तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। जब आप आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत करते हैं और ये पढ़ते हैं कि 1498 में जब वास्को डिगामा भारत आया तो उन्होंने भारत के सीधे समुद्री रास्ते की खोज की, यानी यूरोप से भारत आने के सीधे समुद्री रास्ते। और वो कहाँ से आते थे? अफ्रीका के नीचे से होते हुए। लेकिन अब स्वेज नहर के बनने के बाद में बिल्कुल आसान हो गया है, भूमध्य सागर से सीधा लाल सागर होते हुए अब भारत की ओर आया जा सकता था। तो काफी कम हो गया यात्रा का समय। तो इसलिए विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बंबई के संबंध और मजबूत हुए, क्योंकि यूरोप जाने का रास्ता बिल्कुल छोटा हो गया। बंबई सरकार और भारतीय व्यापारियों ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए बंबई को अरब्स प्राइमा इन इंडीज यानी भारत का सरताज शहर घोषित कर दिया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक बंबई में भारतीय व्यापारी कॉटन मिल जैसे नए उद्योगों में अपना पैसा लगा रहे थे। कॉटन मिल मतलब सूती कपड़ों बनाने के लिए जो मिल स्थापित की गई। निर्माण गतिविधियों में भी उनका काफी दखल रहता था। जैसे जैसे बंबई की अर्थव्यवस्था फैली, 19वीं सदी के मध्य से रेलवे और जहाजरानी के विस्तार तथा प्रशासकीय संरचना विकसित करने की जरूरत भी पैदा होने लगी। जहाजरानी मतलब समुद्र के जहाजों से संबंधित, समुद्री व्यापार से संबंधित। उस समय बहुत सारी नई इमारतें बनाई गई। इन इमारतों में शासकों की संस्कृति और आत्मविश्वास झलकता था। इनकी स्थापत्य या वास्तुशैली यानी भवन निर्माण की जो शैली होती है उसको स्थापत्य कला या वास्तुकला कहते हैं। तो वास्तुशैली यूरोपीय शैली पर आधारित थी। यूरोपीय शैलियों के इस आयात में शाही दृष्टि से कई तरह से दिखाई देती थी। पहली बात, इसमें एक अजनबी देश में जाना पहचाना सा भूदृश्य रचने की और उपनिवेश में भी घर जैसा महसूस करने की अंग्रेजों की चाह प्रतिबिंबित होती है। क्योंकि अंग्रेज अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर भारत में निवास करते थे, तो वो ऐसी बिल्डिंग्स बनाने की कोशिश करते थे, इस शैली में बनाने की कोशिश जो यूरोप में होती थी, ताकि उन्हें अपने घर जैसा महसूस हो। वहाँ यहाँ के जो मकान हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, वो उन्हें यूरोप जैसी यानी अपने देश इंग्लैंड जैसी दिखाई दें। दूसरा, अंग्रेजों को लगता था कि यूरोपीय शैली उनकी श्रेष्ठता, अधिकार और सत्ता का प्रतीक होगी। यानी लोगों को भी ये प्रभाव देखने को मिलेगा, लोगों के मन में भी ये जाएगा कि ये बिल्डिंग्स इंग्लैंड बना रहे हैं और अब शासक वर्ग अंग्रेज हैं, इंग्लैंड के लोग हैं। तीसरा, वे सोचते थे कि यूरोपीय ढंग की दिखने वाली इमारतों से औपनिवेशिक स्वामियों और भारतीय प्रजा के बीच फर्क और फासला साफ दिखने लगेगा कि ये बिल्डिंग्स हैं वो यूरोपियों की हैं, शासकों की हैं, और भारतीयों के मकान चूंकि अलग शैली में बने होते थे तो एक फासला दिखाई देगा कि ये यूरोपियों के हैं, ये भारतीयों के हैं।
शुरुआत में ये इमारतें परंपरागत भारतीय इमारतों के मुकाबले अजीब सी दिखाई देती थी, लेकिन धीरे धीरे भारतीय भी यूरोपीय स्थापत्य शैली के आदी हो गए और उन्होंने इसे अपना लिया। दूसरी तरफ अंग्रेजों ने अपनी जरूरतों के मुताबिक कुछ भारतीय शैलियों को अपना लिया। इसकी एक मिसाल उन बंगलों को माना जा सकता है जिन्हें बंबई और पूरे देश में सरकारी अफसरों के लिए बनाया जाता था। इनके लिए अंग्रेजी का बंगलो शब्द बंगाल के बंगला शब्द से निकला है, जो एक परंपरागत फूस की बनी झोपड़ी होती थी। ये जो ढलवा इस प्रकार की छत होती है इनकी, और इसी प्रकार के बंगले फिर इसी से इंस्पायर होकर अंग्रेजों ने बनाने शुरू किए, जिनको बंगला कहा गया। औपनिवेशिक बंगला एक बड़ी जमीन पर बना होता था। उसमें रहने वालों को न केवल प्राइवेसी मिलती थी, बल्कि उनके और भारतीय जगत के बीच फासला भी स्पष्ट हो जाता था, क्योंकि बड़ी जमीन पर है तो उसके आसपास मतलब कोई मकान दूर दूर तक नहीं है उनका, मतलब बीच में मकान है और काफी खाली जगह है, तो एक प्राइवेसी हो जाती है। मतलब आसपास यदि देखिए मकान बिल्कुल पास पास में है, चिपके हुए हैं, तो एक दूसरे के मकान में झांकना आसान होता है, तो इससे लोगों की जो निजता है, प्राइवेसी है, वो भंग होती है। तो इसके लिए वो बड़े बड़े उनके घर होते थे, मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र, उसके बीच में घर, उसके आसपास मतलब काफी सारी खाली जगह है। तो ऐसे बंगले वो बनाते थे प्राइवेसी के लिए। परंपरागत ढलवां छत और चारों तरफ बना बरामदा बंगले को ठंडा रखता था। बंगले के परिसर में घरेलू नौकरों के लिए अलग से क्वार्टर होते थे। सिविल लाइंस में बने इस तरह के बंगले एक खालिस नस्ली गढ़ बन गए थे। खालिस का मतलब प्योर, यानी खासतौर से अंग्रेजों के लिए ही बनाए जाते थे, जिनमें शासक वर्ग भारतीयों के साथ रोजाना सामाजिक संबंधों के बिना आत्मनिर्भर जीवन जी सकते थे। सार्वजनिक भवनों के लिए मोटे तौर पर 3 स्थापत्य शैलियों का प्रयोग किया गया। यहां पर आपको इन तीनों शैलियों को बिल्कुल आसानी से समझने का प्रयास करना है। 2 शैलियां उस समय इंग्लैंड में प्रचलित चलन से आयातित थी, यानी उनमें से 2 शैलियां तो ऐसी थी जो उस समय इंग्लैंड में चलती थी, जिसके अनुसार इंग्लैंड में भवन निर्माण किया जाता था। पहली शैली है जिसको नवशास्त्रीय या नियो क्लासिकल शैली कहा जाता था। देखिए, जब यूरोप में मध्यकाल है तो मध्यकाल में एक नई शैली का विकास हुआ। देखिए, प्राचीन काल में आप यूरोप की बात करेंगे तो महत्वपूर्ण है, स्थापत्य की बात कर रहा हूं, रोमन शैली। रोमन साम्राज्य के दौरान जिस प्रकार की इमारतें बनाई जाती थी रोमन शैली में, मध्यकाल में यूरोप के अंदर जिस प्रकार की भवन निर्माण कला सामने आई, उसमें शैली जो इस्तेमाल की गई उसको कहते थे गोथिक शैली। और जब पुनर्जागरण काल वहां पर शुरू हुआ 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में, तो उस काल में जो मध्यकाल वाली ये जो शैली है गोथिक शैली, इसके लिए शब्द इस्तेमाल हुआ गोथिक, यानी जंगली शैली कहा गया कि ये शैली अच्छी नहीं है। मध्यकाल की सारी चीजों को ही खराब बताने का प्रयास किया गया कि ये अंधकार का युग था यूरोप के लिए। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने किससे प्रेरणा ली कि जो प्राचीन रोमन काल है, यूनानी काल है, वो एक अच्छा काल था यूरोप के समय में। तो रोमन शैली को उन्होंने दोबारा अपनाने की कोशिश की। जो प्राचीन काल में जो शैली थी उसको दोबारा अपनाने की कोशिश की, तो उसको क्लासिकल शैली कहा गया। प्राचीन को क्या कहा गया, क्लासिकल शैली। तो उसी को थोड़ा बहुत चेंज करके उन्होंने आधुनिक काल में दोबारा अपनाने की कोशिश की, इसलिए इसको नवशास्त्रीय या नियो क्लासिकल शैली कहा जाता है, जो किससे प्रभावित थी, प्राचीन काल की रोमन शैली से प्रभावित थी। और गोथिक शैली मध्यकाल की शैली थी, इसका मतलब जंगली शैली, जिसको आधुनिक काल में अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन इसमें भी बदलाव करके इंग्लैंड में यह शैली दोबारा अपनाई गई, जिसको नवगोथिक शैली कहा गया। इसके बारे में भी अपनी बुक में आगे चर्चा आ जाएगी। बड़े बड़े स्तंभों के पीछे इस शैली की विशेषता क्या थी, बड़े बड़े स्तंभ, रेखागणितीय संरचनाओं का निर्माण इस शैली की विशेषता थी। यह शैली मूल रूप से प्राचीन रोम की भवन निर्माण शैली से निकली थी। नवशास्त्रीय शैली क्या है, आपको ध्यान रखना है, जिसे यूरोपीय पुनर्जागरण के दौरान पुनर्जीवित, संशोधित और लोकप्रिय किया गया, क्योंकि मध्यकाल की शैली को अच्छा नहीं माना गया और प्राचीन काल की रोमन शैली से प्रेरणा लेते हुए इस नियो क्लासिकल या नवशास्त्रीय शैली की शुरुआत की गई। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए उसे खास तौर से अनुकूल माना जाता था। क्यों? अंग्रेजों को लगता था कि जिस शैली में शाही रोम की भव्यता दिखाई देती थी, उसे शाही भारत के वैभव की अभिव्यक्ति के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। इस स्थापत्य शैली के भूमध्य सागरीय उद्गम के कारण उसे उष्ण कटिबंधीय मौसम के अनुकूल भी माना गया। भूमध्य सागरीय उद्गम का मतलब, जैसे आप यहां ये शैली कहां पर विकसित हुई, रोम के आसपास, वैसे पूरे रोमन साम्राज्य में, लेकिन रोम इसका केंद्र है। रोम भूमध्य सागर के अंदर है, यानी इसके चारों ओर समुद्र है, और भारत भी इसी प्रकार का इलाका है जिसके 3 ओर आप समुद्र देख सकते हैं, उष्ण कटिबंध में आता है। तो उन्होंने कहा कि जलवायु के हिसाब से देखें तो दोनों लगभग एक जैसे से इलाके दिखाई देते हैं। तो जो शैली रोम में कारगर थी वो शैली भारत में भी कारगर हो सकती है, क्योंकि दोनों जगहों का मौसम लगभग एक जैसा रहने की संभावना है, एक जैसा है, क्योंकि वहां पर वो भी समुद्र के, इटली आप देखेंगे तो भूमध्य सागर में, आप जैसे मैप में देख लीजिए, आपको आसानी से समझ आएगा।
तो इसी प्रकार की भारत की स्थिति है समुद्र के अंदर। हालांकि भारत एक बहुत बड़े महासागर के बीच में है और वो भूमध्य सागर के बीच में है, लेकिन लगभग जलवायु एक जैसी है। इसलिए उन्होंने कहा कि यह शैली भारत में भी उपयोगी है मकान बनाने के लिए। 1833 में बंबई का टाउन हॉल इस शैली के अनुसार बनाया गया था। तो बंबई का टाउन हॉल किस शैली में बना है? नियो क्लासिकल शैली में। 1860 के दशक में सूती कपड़ा उद्योग की तेजी के समय बनाई गई बहुत सारी व्यावसायिक इमारतों के समूह को एल्फिंस्टन सर्किल कहा जाता था। एल्फिंस्टन सर्किल जो वो व्यावसायिक इमारतें जो सूती कपड़ा उद्योग के जो बढ़ोतरी हुई थी, एक बूम आया था उस क्षेत्र में, उस दौरान जो बहुत सारी व्यावसायिक इमारतें बनाई गई, उन इमारतों के समूह को बंबई में एल्फिंस्टन सर्किल कहा जाता था। बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया हॉर्निमोन सर्किल। हॉर्निमोन क्या था? एक पत्रकार था। यह नाम भारतीय राष्ट्रवादियों की हिमायत करने वाला एक अंग्रेज संपादक था, उसके नाम पर यह हॉर्निमोन सर्किल नाम पड़ा है। भारतीय राष्ट्रवादियों की हिमायत करने वाला एक अंग्रेज पत्रकार था। यह इमारत इटली की इमारतों से प्रेरित थी। इसमें पहली मंजिल पर ढके हुए तोरण पथ आर्केड का रचनात्मक ढंग से इस्तेमाल किया गया था। तोरण पथ जो मेहराबदार संरचना है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। ये देखिए आर्केडेड टाइप की इस प्रकार की ये जो बरामदे हैं, इसमें भी आपको इसी प्रकार की संरचना दिखाई देगी। दुकानदारों व पैदल चलने वालों को तेज धूप और बरसात से बचाने के लिए यह सुधार काफी उपयोगी था। यानी आगे बरामदा बढ़ाकर और उसके इस प्रकार से ये बनाए जाने, देखो क्योंकि एक तो यहाँ पर छाया रहेगी, धूप नहीं लगेगी, बारिश में भी यहाँ पर चल सकते हैं, तो इसलिए ये जो जैसे दुकानें थी, दुकानों के आगे आप क्या है एक बरामदा बढ़ा दिया गया और आगे स्तंभ से लगा दिए गए ताकि इसके आगे छांव रहे और धूप भी नहीं आए, बारिश के समय भी यहाँ पर आराम से चला जा सके। तो इस प्रकार की संरचनाएं बनाएगी। तो एल्फिंस्टन सर्किल आप देख सकते हैं ग्रीको रोमन स्थापत्य शैली से प्रभावित स्तंभों और मेहराबों को आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर इनके स्तंभ देख सकते हैं और इनकी ये मेहराब देख सकते हैं गुंबद से। ये इस प्रकार के, आप गुंबद अलग होता है, मेहराब देखिए गोल गोल इस प्रकार का छतरियां वगैरह में बनाया जाता है। अब आगे देखिए, अब एक और शैली दूसरी जिसका काफी इस्तेमाल किया जाता था वह नव गोथिक शैली थी। देखिए गोथिक शैली मध्यकाल में, उसी में कुछ परिवर्तन करके नव गोथिक शैली आधुनिक काल में। ऊंची उठी हुई छतें, नोकदार मेहराबें और बारीक साज सज्जा। नोकदार मेहराब का मतलब देखिए मेहराब ऐसे होती है, नोकदार का मतलब इसमें इस प्रकार से कर दिया जाएगा, है ना, इस प्रकार से। बारीक साज सज्जा इस शैली की खासियत होती है। गोथिक शैली का जन्म इमारतों खासतौर से गिरजों से हुआ था। मध्यकाल में जो बड़े बड़े गिरजे बनाए गए, जो मध्यकाल में उत्तरी यूरोप में काफी बनाए गए। नवगोथिक शैली को इंग्लैंड में 19वीं सदी के मध्य में दोबारा अपनाया गया। यह वही समय था जब बंबई में सरकार बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रही थी। बुनियादी ढांचे का मतलब जब शहर का बुनियादी विकास किया जा रहा हो, मूलभूत इमारतें, सड़कें, संरचनाएं बनाई जा रही हों, उसके लिए यही शैली चुनी गई। सचिवालय, बंबई विश्वविद्यालय और उच्च न्यायालय जैसी कई शानदार इमारतें समुद्र किनारे इस शैली में बनाई गई। क्योंकि शहर का विकास हो ही रहा था तो मूलभूत इमारतों की जरूरत थी, विश्वविद्यालयों की, कोर्ट्स की या सचिवालयों की या और वाणिज्यिक कार्यालयों की। तो उन सब के लिए इस शैली को चुना गया। इनमें से कुछ इमारतों के लिए भारतीयों ने पैसा दिया। देखिए किस किस भारतीय ने किसके लिए पैसा दिया। यूनिवर्सिटी हॉल के लिए सर कोवास जी जहांगीर रेड्डीमनी ने पैसा दिया, जो कि एक अमीर पारसी व्यापारी थे। पारसी एक धर्म है। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के घंटाघर का निर्माण प्रेमचंद रायचंद के पैसे से किया गया था और इसका नाम राजाबाई टावर रखा गया था उसकी मां के नाम पर। भारतीय व्यापारियों को नवगोथिक शैली इसलिए रास आती थी क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेजों द्वारा लाए गए बहुत सारे विचारों की तरह उनकी भवन निर्माण शैलियां भी प्रगतिशील थी और उनके कारण मुंबई को एक आधुनिक शहर बनाने में मदद मिलेगी। यानी भारतीयों ने भी क्यों पसंद किया कि अंग्रेज प्रगतिशील है, उनके पास आधुनिक तकनीकें हैं, तो उनकी ये जो भवन निर्माण शैली है ये भी कोई आधुनिक शैली होगी, प्रगतिशील होगी और इससे शहर है वो आधुनिक दिखाई देगा। लेकिन नवगोथिक शैली का सबसे बेहतरीन उदाहरण है विक्टोरिया टर्मिनस, जो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी का स्टेशन और मुख्यालय हुआ करता था। विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन वहां का। अंग्रेजों ने शहरों में रेलवे स्टेशनों के डिजाइन और निर्माण में काफी निवेश किया। ये देखिए बंबई सचिवालय सेक्रेटरीट का एक डिजाइन यहां पर दिया गया है। HST क्लेयर विल्किंस द्वारा बनाया गया डिजाइन द बिल्डर में छपा है ये 1875 में। यहां पर आप देख सकते हैं इसकी संरचनाएं वगैरह नवगोथिक शैली में। नवगोथिक शैली है ये। अंग्रेजों ने शहरों में रेलवे स्टेशनों के डिजाइन और निर्माण में काफी निवेश किया था क्योंकि वे एक अखिल भारतीय रेलवे नेटवर्क के सफल निर्माण को अपनी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानते थे।
मध्य बंबई के आसमान पर इन्हीं इमारतों का दबदबा था और उनकी नवगोथिक शैली शहर को एक विशिष्ट चरित्र प्रदान करती थी। एक और चित्र यहां पर दिया गया है विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन का। 20वीं सदी की शुरुआत में एक नई मिश्रित स्थापत्य शैली विकसित हुई। देखिए हमने दो पढ़ ली है, नियो क्लासिक या नवशास्त्रीय, दूसरी है नवगोथिक शैली, और तीसरी है अब मिश्रित स्थापत्य शैली, इंडो सार्वजनिक यहां पर नाम दिखा आपको मिलेगा, जिसमें भारतीय और यूरोपीय दोनों तरह की शैलियों के तत्व थे। इस शैली को इंडो सारासेनिक शैली का नाम दिया गया। इंडो शब्द हिंदू का संक्षिप्त रूप था, जबकि सारासेन शब्द का यूरोप के लोग मुसलमानों को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल करते थे। इस शब्द का यहाँ की मध्यकालीन इमारतों, गुंबदों, छतरियों, जालियों, मेहराबों से यह शैली काफी प्रभावित थी। सार्वजनिक वास्तुशिल्प में भारतीय शैलियों का समावेश करके अंग्रेज यह साबित करना चाहते थे कि वे यहाँ के वैध और स्वाभाविक शासक हैं और वे यहाँ की अच्छी चीजों को शामिल करने के लिए, अपने व्यवहार में शामिल करने के लिए तैयार हैं। राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया। तो दो क्वेश्चन हो गए, गेटवे ऑफ इंडिया कब बनाया गया, गेटवे ऑफ इंडिया क्यों बनाया गया, और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, मुंबई में स्थित है। 3 क्वेश्चन हो गए, 2 भी नहीं। यह परंपरागत गुजराती शैली का प्रसिद्ध उदाहरण है। किस शैली में बना है? परंपरागत गुजराती शैली में। उद्योगपति जमशेदजी टाटा ने इसी शैली में ताजमहल होटल का निर्माण करवाया था। यह इमारत न केवल भारतीय उद्यमशीलता का प्रतीक थी, बल्कि अंग्रेजों के स्वामित्व और नियंत्रण वाली नस्ली क्लबों और होटलों के लिए एक चुनौती भी थी, क्योंकि ऐसी जो भव्य इमारतें हैं, ये इस प्रकार की इमारतें अंग्रेज अपने क्लब या अपने मनोरंजन के लिए इस प्रकार की इमारतें बनाते थे, जबकि एक भारतीय ने इतना अच्छा होटल बनाया, तो ये एक चुनौती थी अंग्रेजों के लिए। यहाँ पर मद्रास लॉ कोर्ट्स दिखाया गया है। देखिए बंबई में जहाँ पर नवगोथिक शैली का विकास हो रहा था, वहीं बंगाल में आप देखेंगे तो आपको गोथिक शैली की बजाय इंडो सार्वजनिक शैली का प्रचलन ज़्यादा दिखाई देता है। तो ये मद्रास में लॉ कोर्ट्स का चित्र दिया गया है। बंबई में जहाँ गोथिक शैली का चलन बढ़ता जा रहा था, लेकिन मद्रास में इंडो सार्वजनिक शैली ही ज़्यादा फली फूली। अदालत की इसकी इमारत में की डिजाइन में आपको पठान और गोथिक दोनों शैलियों के तत्व दिखाई देते हैं। आपको देखने से पता, देखिए इनमें और इसमें आप मूलभूत अंतर देखिए। ये नवगोथिक शैली में बनी हुई है और यहां पर ये देखिए आपको ये मिश्रित शैली में बनी हुई है। बंबई के ज्यादा भारतीय इलाकों में सजावट एवं भवन निर्माण और साज सज्जा में परंपरागत शैलियों का ही बोलबाला था। शहर में जगह की कमी और भीड़ भाड़ की वजह से बंबई में खास तरह की इमारतें सामने आई, जिन्हें चोल का नाम दिया गया। तो चोल क्या है याद रखें, आपने हिंदी फिल्मों में भी कई बार देखा होगा चोल, जिनमें बंबई शहर दिखाया जाता है। ये बहुमंजिला इमारतें होती थी, जिनमें एक एक कमरे वाली आवासीय इकाइयां बनाई जाती थी, यानी रहने के लिए घर, जिसमें कमरा कितना है, एक एक। इमारत के सारे कमरों के सामने एक खुला बरामदा या गलियारा होता था और बीच में दालान होता था, यानी एक बड़ा सा खुला आंगन। इस तरह की इमारतों में बहुत थोड़ी जगह में बहुत सारे परिवार रहते थे, जिनमें उनमें रहने वालों के बीच मोहल्ले की पहचान और एकजुटता का भाव पैदा हुआ। यानी ऐसी कई चोलें आपको मुंबई में पहले भी थी, अब भी होती हैं। ये देखिए ताजमहल होटल का चित्र दिया गया है, और यहाँ पर जब बंबई में हमला भी हुआ था 26 नवंबर वाला, तब भी यहाँ पर इस पर आक्रमण हुआ था। विक्टोरिया टर्मिनस वाला जो अमीर अजमल कसाब, जिसको बाद में फांसी दी गई थी, तब भी आपने ताज होटल का खूब नाम सुना होगा। इमारतें और स्थापत्य शैलियां क्या बताती हैं? स्थापत्य शैलियों से अपने समय के सौंदर्यात्मक आदर्शों और उनमें निहित विविधताओं का पता चलता है कि भी उनके लिए सौंदर्य के आदर्श क्या थे, किसको वो सुंदर मानते थे। देखिए कोई जानबूझ के खराब या बदसूरत बिल्डिंग्स को बनाता नहीं है। स्थापत्य कला में सभी अपने काल के दौरान यही कोशिश करते हैं कि उस काल में जो प्रचलित है और जो सुंदर लगे, उसी के अनुसार निर्माण किया जाता है। तो सौंदर्यात्मक आदर्श उस काल के दौरान क्या थे उसका पता चलता है। लेकिन जैसा कि हमने देखा, इमारतें उन लोगों की सोच और नज़र के बारे में भी बताती हैं जो उन्हें बना रहे थे। इमारतों के जरिए सभी शासक अपनी ताकत का इजहार करना चाहते थे। इस प्रकार एक खास वक्त की स्थापत्य शैली को देखकर हम यह समझ सकते हैं कि उस समय सत्ता को किस तरह देखा जा रहा था, और वह इमारतों और उसकी विशिष्टताओं, ईंट, पत्थर, खंबे और मेहराब, आसमान छूते गुंबद या उभरी हुई छतों के जरिए किस प्रकार अभिव्यक्त होती थी। स्थापत्य शैलियों से केवल प्रचलित रुचियों का ही पता नहीं चलता, वे उनको बदलती भी हैं। वे नई शैलियों को लोकप्रियता प्रदान करती हैं और संस्कृति की रूपरेखा तय करती हैं। जैसा कि हमने देखा, बहुत सारे भारतीय भी यूरोपीय स्थापत्य शैलियों को आधुनिकता व सभ्यता का प्रतीक मानते हुए उन्हें अपनाने लगे थे। कि जो यूरोपीय इस्तेमाल कर रहे हैं वो शैली आधुनिक है और सभ्यता के प्रतीक हैं, तो भारतीयों को भी उनमें इंटरेस्ट था और उनके अकॉर्डिंग वो भवन निर्माण कला में उनका उपयोग करने लगे। लेकिन इस बारे में सबकी राय एक जैसी नहीं थी। बहुत सारे भारतीयों को यूरोपीय आदर्शों से आपत्ति थी और उन्होंने देशी शैलियों को बचाए रखने का प्रयास किया।
बहुतों ने पश्चिम के कुछ ऐसे खास तत्वों को अपना लिया जो उन्हें आधुनिक दिखाई देते थे और उन्हें स्थानीय परंपराओं के तत्वों में समाहित कर लिया। 19वीं सदी के आखिर में हमें औपनिवेशिक आदर्शों से भिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अभिरुचियों को परिभाषित करने का प्रयास दिखाई देते हैं। इस तरह सांस्कृतिक टकराव की बृहत्तर प्रक्रियाओं के जरिए विभिन्न शैलियां बदलती और विकसित होती गई। देखिए, भारत की अलग शैलियां हैं मध्यकाल के दौरान, यूरोप में मध्यकाल में अलग हैं, आधुनिक काल में अलग हैं, और जब इस प्रकार की शैलियों का मिलन होता है तो कोई नई शैली का भी विकास होता है। यानी सभी विभिन्न शैलियों से अलग अलग कुछ सीखने का प्रयास करते हैं ताकि एक बेहतर संरचना और एक सुंदर संरचना बनकर निकले। लेकिन यूरोपीय अपनी शैली को ज़्यादा प्राथमिकता क्यों देते थे? क्योंकि एक तो उनकी नज़र में वो शैलियाँ अच्छी थी, दूसरा उन शैली में यदि वो बिल्डिंग्स बनाएंगे, आसपास वैसे मकान होंगे, तो उनको घर जैसा अनुभव महसूस होगा जैसे कि वो इंग्लैंड में ही रहते हों। इसलिए स्थापत्य शैलियों को देखकर हम इस बात को भी समझ सकते हैं कि शाही और राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्थानीय के बीच सांस्कृतिक टकराव और राजनीतिक खींचतान किस तरह शक्ल ले रही थी। बंबई की एक चौल का देखिए, यहाँ पर ये बीच में आगे खाली जगह हुआ करती थी और यहाँ पर एक एक कमरे के मकान हुआ करते थे जिनके आगे बरामदा है। अब यहाँ पर देखो काल रेखा में, हालांकि वैसे तो देखिए एनसीईआरटी की किताब में लिखा हुआ रहता है कि काल रेखा में से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन कई बार हो सकता है किसी स्टेट वगैरह में कोई पूछ भी ले, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, इसमें बहुत बहुत जरूरी तारीखें होती हैं। ये हो सकता है 12th के एग्जाम में न पूछी जाए, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत होती हैं, और मैंने तो इसमें कुछ एक दो चीजें और भी शामिल की हैं। काल रेखा में देखिए 1500 से 1700 ईस्वी के दौरान यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत में अपने ठिकाने स्थापित करती हैं, जैसे पणजी में पुर्तगाली 1510 में, मछलीपट्टनम में डच 1605 में, मद्रास में, बंबई में और कलकत्ता में अंग्रेज 1639, 61 और 90 में। 1661 की संधि से राजा को मिलता है, 1668 में कंपनी को मिलता है, और पांडिचेरी 1673 में फ्रांसीसी अपने ठिकाने बनाते हैं। देखिए, पुर्तगालियों का दे रखा है, डच का दे रखा है, फिर 3 शहर मद्रास, बंबई, कलकत्ता अंग्रेजों के दे रखे हैं, और पांडिचेरी फ्रांसीसियों के ठिकाने दे रखे हैं। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की निर्णायक जीत 1757 में होती है। फिर 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद उनको बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल जाते हैं, यानी वो राजस्व वगैरह इकट्ठा करना स्वयं शुरू कर देते हैं। 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, और इस दौरान रेगुलेटिंग एक्ट भी आता है। सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कलकत्ता। कार्नवालिस कोड संहिता 1793 में। कलकत्ता नगर सुधार पर लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लिखित मिनट्स, कलकत्ता मिनट्स 1803 में, जो कि अलग से हमारे पैराग्राफ में भी दिया गया है। 1818 में दक्कन पर अंग्रेजों का कब्जा, बंबई को नए प्रांत की राजधानी बनाया जाता है। 1853 में पहली रेल लाइन बिछी और रेल चलाई गई बंबई से ठाणे के बीच में। 1857 में, वैसे तो क्रांति होती है लेकिन यहाँ और जानकारियां भी हैं, बंबई में पहली स्पिनिंग और वीविंग मिल की स्थापना। स्पिनिंग और वीविंग का मतलब क्या है? कताई और बुनाई। 1857 में ही बंबई, मद्रास और कलकत्ता में विश्वविद्यालयों की स्थापना होती है। 1870 के दशक में नगरपालिकाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल किया जाने लगा, यानी चुनकर चुनाव किया जाने लगा उनका। 1881 में मद्रास हार्बर का निर्माण पूरा हुआ, वहां के बंदरगाह में। 1896 में देखिए 7 जुलाई 1896 बंबई के वाटसन्स होटल में पहली बार फिल्म दिखाई गई। किसके द्वारा? ल्यूमियरे ब्रदर्स के द्वारा। उस दिन कोई एक फिल्म नहीं है कि हम उसका नाम याद करें, 6 फिल्में दिखाई गई थी 7 जुलाई 1896 को मुंबई के वाटसन होटल में। फिर 14 जुलाई को नोवेल्टी थिएटर में फिर काफ़ी सारी फिल्में दिखाई गई, और ये फिल्में दिखाने वाले जो फ्रांस के 2 भाई थे, ल्यूमियरे ब्रदर्स इनको कहा जाता है, ऑगस्ते ल्यूमियरे और लुइस ल्यूमियरे। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी है जो साधारणतः किताबों में देखने को नहीं मिलती है। 1896 में प्लेग फैला, हमने पढ़ा था, देखिए मद्रास वगैरह में भी पढ़ा था, मुंबई में भी फैला, ब्यूबोनिक प्लेग जिसको कहा गया। तो बड़े शहरों में प्लेग फैलने लगता है। 1911 में कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाया जाता है, यानी अंग्रेज कलकत्ता की जगह अपने भारतीय इलाकों की राजधानी किसको बनाते हैं? दिल्ली को। और उस समय भारत के वायसराय कौन है? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं काल रेखा में। हालांकि 12th में बहुत कम संभावना रहती है कि इनमें से पूछा जाए, लेकिन फिर भी आपको ये देख लेना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपके लिए काम आएंगे। तो ये था हमारा 12वां चैप्टर, इसी के साथ ये समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा है वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके आपकी कोई सुझाव हैं, आपकी कोई समस्याएं हैं तो आप वो पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। धन्यवाद।